हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, यानी जो भी डायग्राम्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंत तक जरूर देखें। डेफिनेट रूप से अगर आप ये वीडियो देख के एग्जाम में जाते हैं तो डेफिनेट रूप से कई सारे यहाँ पे ऐसे डायग्राम्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा नर जनन तंत्र है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का डायग्राम इसमें हम देखेंगे। प्रतिरक्षी अणु की संरचना हम देखेंगे, यानी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, वृषण की संरचना देखने वाले हैं। इसके अलावा अंडाशय की संरचना, शुक्राणु की संरचना, बायोगैस की संरचना। ठीक है, साथ ही साथ ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा बीजांड की स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित डायग्राम देखेंगे। साथ ही साथ डीएनए की संरचना का भी नामांकित डायग्राम यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना को हम समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना को, यानी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा प्रतिरक्षी अणु की संरचना होता है, यानी हमारा जो एंटीबॉडी की संरचना होती है, ठीक है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि किस आकार की होती है। तो आपको देखने में कैसा लग रहा है, एकदम जैसे अंग्रेजी का कैपिटल लेटर का बाई जो होता है, ठीक है, तो बाई के आकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि जो हमारा एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना है वो बाई आकार की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु को हम और किस नाम से जानते हैं, तो प्रतिरक्षी अणु को हम और क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षी अणु को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी अणु को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षी अणु को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में आपको यह दिखाई देगा कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं दिखाई देती है। किसकी? पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड की आपको यहां पे 4 श्रृंखलाएं दिखाई देगी, जिसमें आपको यह दिखाई देगा, ठीक है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4, तो 4 पॉलीपेप्टाइड की संरचना होती है। ठीक है, तो चारों पॉलीपेप्टाइड अणु की जो संरचना होती है किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, यानी किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं दिखाई देती है। अब चारों पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है उसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं जो होती है वो लंबी होती है, जिनको हम बोलते हैं भारी श्रृंखला। क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं भारी श्रृंखला। तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो आपको येलो कलर से शो कर रखा है ये लंबी चेन है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, भारी श्रृंखला। तो किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा, आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देगी। ठीक है, यह 2 भाग दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, 2 भाग, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है 2 प्रकार से होगी। ठीक है, इसमें एक तो होती है आपकी हैवी चेन। क्या होती है? एक होती है आपकी हैवी चेन, यानी कि आप कह सकते हैं इसको भारी श्रृंखला। ठीक है, तो हैवी चेन होती है जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रही है, ये कौन सी होती है, भारी श्रृंखला होती है, या आप हैवी चेन इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जो दूसरी आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है पॉलीपेप्टाइड की, जो आपको रेड कलर से यहां पे हमने शो कर रखा है, ये दोनों श्रृंखलाएं कैसी होती है, ये दोनों लाइट चेन है, मतलब हल्की श्रृंखला। क्या है? हल्की श्रृंखला, मतलब लाइट चेन, ये लाइट चेन होती है। तो इस प्रकार से किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल यानी कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं दिखाई देगी, और चारों ही पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं हैं इसमें 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, हैवी चेन होती है, यानी कि 2 भारी चेन होती है, भारी श्रृंखला होती है। देख भी सकते हैं आप, ये येलो कलर वाले दोनों जो हैं ये हैवी चेन होती हैं, और ये जो रेड कलर की शो कर रखा है हमने, ये जो है लाइट चेन है। ठीक है, यानी आपको 2 प्रकार से पॉलीपेप्टाइड अणु की पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला दिखाई देती है। 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो है हल्की होती है, इसलिए इनको हम हल्की श्रृंखला बोलते हैं, छोटी होती है। और 2 श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड की क्या होती है, लंबी होती है, जिनको हम हैवी चेन यानी कि भारी श्रृंखला बोलते हैं। अब इनमें आप देखेंगे जो चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं हैं,
या पॉलीपेप्टाइड की चारों जो श्रृंखलाएं हैं, इनमें आपको दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। कितने क्षेत्र दिखाई देते हैं? इनमें आपको दो क्षेत्र दिखाई देंगे। कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देंगे? तो इसमें आपको एक तो क्षेत्र दिखाई देगा परिवर्तनशील क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र होता है स्थिर क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक आपको दिखाई देगा परिवर्तनशील क्षेत्र, एक तो आपको परिवर्तनशील क्षेत्र दिखाई देगा जिसको हम वेरिएबल रीजन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो एक तो आपका परिवर्तनशील क्षेत्र दिखाई देगा और दूसरा जो है आपका कांस्टेंट रीजन यानी कि स्थिर क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन यानी कि स्थिर क्षेत्र। तो जो चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है और स्थिर क्षेत्र। जो चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, उनके जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र, और जो नीचे का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर के ये जो पूरा नीचे का एरिया है और यहां से लेकर ये जो पूरा नीचे का एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये स्थिर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो स्थिर क्षेत्र को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्थिर क्षेत्र, ये होते हैं स्थिर क्षेत्र, ये स्थिर क्षेत्र है। तो ये जो स्थिर क्षेत्र है ये किसका है? भारी श्रृंखला का। तो ये भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये भारी श्रृंखला का आपका स्थिर क्षेत्र हो गया। अब अगर हम बात करते हैं हल्की श्रृंखला, तो जो दोनों हल्की श्रृंखलाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों जो हल्की श्रृंखलाएं हैं, इनके भी नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है? ये भी स्थिर क्षेत्र है, कांस्टेंट रीजन है, यानी ये भी क्या है? ये भी स्थिर क्षेत्र है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, तो ये भी स्थिर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये स्थिर क्षेत्र है। और ये जो स्थिर क्षेत्र है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का, ये जो स्थिर क्षेत्र है ये हल्की श्रृंखला का है। किसका? हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र है। ये हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र है। तो आपको हल्की श्रृंखला में भी स्थिर क्षेत्र दिखाई देगा और भारी श्रृंखला में भी आपको स्थिर क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं परिवर्तनशील क्षेत्र की, तो जो आपकी हल्की श्रृंखला है इसमें भी आपका यहां से लेके यहां तक जो ऊपर तक का पूरा भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या होता है? ये कहलाता है आपका परिवर्तनशील क्षेत्र। ये कहलाता है आपका परिवर्तनशील क्षेत्र। ठीक है, तो परिवर्तनशील क्षेत्र आपको भारी श्रृंखला में भी दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो है वेरिएबल रीजन है, यानी कि परिवर्तनशील क्षेत्र है भारी श्रृंखला का। और यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का, तो हल्की श्रृंखला का भी ये क्या है? ये हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। और अगर हम बात करते हैं हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, तो यहां से लेकर के जो यहां तक का पूरा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ये हल्की श्रृंखला का क्या है? परिवर्तनशील क्षेत्र। तो ये भी क्या है? ये भी परिवर्तनशील क्षेत्र है। ये भी क्या है? ये भी परिवर्तनशील क्षेत्र है। ये भी परिवर्तनशील क्षेत्र है। लेकिन ये जो परिवर्तनशील क्षेत्र है ये हल्की श्रृंखला का, किसका है? ये हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। ये हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है इसको हम H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में? H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम H2L2 के रूप में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसमें दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है, यानी कि हल्की श्रृंखलाएं होती है। इसलिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना को हम H2L2 के रूप में भी निरूपित करते हैं। तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है वो बाह्य आकार की होती है। फिर प्रतिरक्षी अणु को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना में या प्रतिरक्षी अणु की संरचना में पॉलीपेप्टाइड की आपको 4 श्रृंखलाएं दिखाई देगी। कितनी श्रृंखलाएं दिखाई देगी? पॉलीपेप्टाइड की आपको 4 श्रृंखलाएं दिखाई देगी। चारों श्रृंखलाओं में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका चारों श्रृंखलाओं में आपको 2 तो हैवी चेन दिखाई देगी और 2 जो है आपको लाइट चेन दिखाई देगी। यानी कि पूरी की पूरी जो चारों श्रृंखलाएं होती है पॉलीपेप्टाइड की, इसमें दो भारी श्रृंखला होती है यानी कि हैवी चेन, और 2 लाइट चेन होती है यानी कि हल्की श्रृंखला। फिर हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में आपको 2 क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो होता है परिवर्तनशील क्षेत्र यानी कि वेरिएबल रीजन, और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन यानी कि स्थिर क्षेत्र। तो आपको हैवी चेन में यानी कि भारी श्रृंखला में भी आपको परिवर्तनशील क्षेत्र दिखाई दे रहा है और आपको हल्की श्रृंखला में भी परिवर्तनशील क्षेत्र दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आपको यहां पे
स्थिर क्षेत्र दिखाई दे रहा है भारी श्रृंखला में भी, और स्थिर क्षेत्र जो है दिखाई दे रहा है हल्की श्रृंखला में भी। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको एक चीज याद रखना है कि किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में सभी के सभी पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है ये एक दूसरे से डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा। किसके द्वारा? ये आपस में जुड़ी होती है डाई सल्फाइड बंध द्वारा। किसके द्वारा? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। ठीक है, तो कितने डाई सल्फाइड बंध होते हैं टोटल? तो आपको याद रखना है 16, यानी कि 16। तो 16 डाई सल्फाइड बंध के माध्यम से एक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है आपस में जुड़ी होती है। चारों पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है वो डाई सल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती है। टोटल 16 डाई सल्फाइड बंध के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कहां कहां पे आपके पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको एक डाई सल्फाइड बंध तो आपको यहां पे दिखाई देगा, इसके बाद एक डाई सल्फाइड बंध आपको यहां पे दिखाई देगा, एक डाई सल्फाइड बंध आपको यहां पे दिखाई देगा, एक डाई सल्फाइड बंध आपको यहां पे दिखाई देगा, एक यहां पे दिखाई देगा आपको डाई सल्फाइड बंध। ठीक उसी प्रकार एक यहां पे दिखाई देगा डाई सल्फाइड बंध, एक डाई सल्फाइड बंध यहां पे दिखाई देगा, यहां पे एक डाई सल्फाइड बंध होगा। ठीक है, एक डाई सल्फाइड बंध आपको यहां पे होगा। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहां पे एक डाई सल्फाइड बंध होगा, एक यहां पे डाई सल्फाइड बंध होगा। ठीक है, और एक डाई सल्फाइड बंध आप देखेंगे यहां पे होगा, ये हो गया डाई सल्फाइड बंध, और एक डाई सल्फाइड बंध यहां पे हो गया। ठीक है, यहां पे भी आप बनाएंगे एक डाई सल्फाइड बंध। ठीक है, और एक डाई सल्फाइड बंध आपका ये हो गया। ठीक है, तो टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड आप गिन सकते हैं 16 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक यहां पे होता है ये हो गया आपका 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 डाई सल्फाइड बंध के माध्यम से किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में जो भी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं वो आपस में जुड़ी होती है। तो किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना या किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना में आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना जो है बाई के आकार की होती है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसलिए इसको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 हैवी श्रृंखला होती है और दो जो है लाइट चेन होती है, यानी कि लाइट श्रृंखला होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी हल्की श्रृंखला होती है। तो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला दोनों में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और एक होता है आपका स्थिर क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है वो आपस में डाई सल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं। यहां पे आपको याद रखना है ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है आपका, ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट या प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? आप हिंदी में आप बोल सकते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र, प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। ठीक है, प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में कोई भी प्रतिजन या एंटीजन आता है तो वो इसी क्षेत्र में आकर के क्या हो जाता है? फंस जाता है और नष्ट हो जाता है। तो बस इतना ही आपको एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में तैयार कर लेना है। ठीक है, तो किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं, इतना बस आपको क्लियर कर लेना है। चलिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो नर जनन तंत्र में हमको कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारा वृषण यानी कि टेस्टिस। और वृषण या टेस्टिस जो होता है किसी मेल का प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है? प्राथमिक जननांग होता है। ठीक है, प्राथमिक जननांग होता है। और वृषण के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृषण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कार्य आपको याद रखना है कि शुक्राणु का निर्माण करना। क्या है? शुक्राणु का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करना। और दूसरा जो है आपको याद रखना है, दूसरा जो है मेल सेक्स हार्मोन्स, यानी कि नरलिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। नरलिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो नरलिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना ये इंपॉर्टेंट काम होता है वृषण यानी कि टेस्टिस का। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है आपका टेस्टिस यानी कि वृषण। तो ये जो है प्राथमिक जननांग होते हैं, इनका 2 मुख्य काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना और नरलिंग हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो है किस कोशिका के द्वारा जो है निर्मित होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लीडिंग कोशिकाएं, जो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं होती है ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है।
तो आप पूरे के पूरे इस डायग्राम में देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ब्लैडर दिखाई देता है। ब्लैडर का मतलब क्या होता है? मूत्राशय। क्या होता है? ब्लैडर का मतलब क्या होता है? मूत्राशय। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप देखेंगे ये जो हमारा मूत्राशय है, मूत्राशय में आकर के मूत्र क्या होता है? इकट्ठा होता है। तो ये भी एक प्रकार का नर जनन तंत्र का ही भाग होता है। इसमें आपको 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें एक होता है आपका, आपको याद रखना है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल मतलब क्या होता है? सेमिनल वेसिकल का मतलब होता है शुक्राशय। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल का मतलब होता है शुक्राशय। तो एक तो सहायक ग्रंथि होती है शुक्राशय, दूसरी सहायक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो ये वाली जो आपको ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहलाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये कैसी होती है? तो सिंघाड़े नुमा होती है। कैसी होती है? सिंघाड़े नुमा होती है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहां से लेकर के पूरा जो है, यहां से आपका मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, यानी कि मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। ये होता है आपका मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो मूत्र का उत्सर्जन करना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है वीर्य का स्खलन करना। तो 2 इंपॉर्टेंट काम है यूरेथ्रा का यानी कि मूत्र मार्ग का। ठीक है, आपको याद रखना है, पहला मूत्र का उत्सर्जन करना और दूसरा जो है वीर्य का स्खलन करना। तो 2 इंपॉर्टेंट काम होता है मूत्र मार्ग का। इसके बाद आप देखेंगे जो वृषण की संरचना होती है, तो ये वृषण की संरचना जो है आपको, ये टेस्टिस जो दिखाई दे रहे हैं, टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस जो है आपको इस प्रकार से एक थैलीनुमा संरचना के अंदर दिखाई देते हैं। एक हमारा टेस्टिस ये है और दूसरा टेस्टिस ये है। तो दोनों टेस्टिस यानी कि जो वृषण होते हैं, ये किसके अंदर स्थित होते हैं? जो वृषण होते हैं ये एक थैलीनुमा संरचना के अंदर स्थित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम कैविटी यानी कि वृषण कोष। ठीक है, तो वृषण कोष के अंदर वृषण जो है स्थित होते हैं। आपको पता है कि वृषण कोष में ही वृषण क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि वृषण कोष का टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृषण की संख्या 2 होती है और दोनों ही वृषण एक थैलीनुमा संरचना में लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वृषण कोष। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम यानी कि वृषण कोष। ठीक है, हमने वृषण कोष यहां पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है आपका पूरा का पूरा पेनिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं शिश्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिश्न यानी कि पेनिस, जो कि आपके पूरे के पूरे मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पे आपकी 2 और ग्रंथियां होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार से छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, सहायक ग्रंथियां, जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्रंथि। ठीक है, काउपर ग्रंथि बोलते हैं जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये मैथुन की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित करता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। आप किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप बनाएंगे वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम कैविटी। इसके अलावा स्क्रोटम कैविटी के अंदर आप टेस्टिस यानी कि वृषण को स्थापित करेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग आप निकाल देंगे, मूत्र मार्ग आप लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के अलावा क्या होता है? आपका सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय होता है, ये भी एक सहायक ग्रंथि है। इसके अलावा एक वास्ट डिफरेंस होती है। वास्ट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या? वास्ट डिफरेंस को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और इसी शुक्रवाहिनी को जब काट करके बांध दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। तो ये है शुक्रवाहिनी यानी कि वास्ट डिफरेंस। और इसका काम क्या होता है? वृषण के अंदर जो भी शुक्राणु बने होते हैं उनको ले जाकर के आगे पूरा यहां शुक्राशय तक पहुंचाना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? शुक्रवाहिनी का काम होता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला डायग्राम है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, मादा जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देगा इसमें आपको वो होता है अंडाशय यानी कि ओवरीज। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? अंडाशय यानी कि ओवरीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका गर्भाशय। क्या होता है? वो होता है आपका गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय को हम बोलते हैं क्या? यूट्रस। तो गर्भाशय होता है। फिर इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका मूत्रवाहिनी,
मूत्र वाहिनी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है आपका क्या, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको, और इसके अलावा अगर आप बाह्य जननांग में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बाह्य जननांग में योनि यानी कि वजाइना होती है। तो इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि आपको यहां पे क्या दिखाना है, अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ये होता है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ये होते हैं आपके अंडाशय। तो किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम में आपको ओवरी दिखाई देगी, तो ओवरी की संख्या कितनी होती है, ओवरी की संख्या होती है 2, ठीक है। और ओवरी का जो इंपॉर्टेंट काम होता है, ओवरी के 2 इंपॉर्टेंट काम है। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पहला होता है अंडाणु का निर्माण करना। क्या करना, पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है मादा लिंग हार्मोन्स का स्रावण। क्या करना, मादा लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना, ठीक है। तो मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, ये होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो मादा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना यानी कि स्रावण करना, ये इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है या इंपॉर्टेंट वर्क होता है अंडाशय का, ठीक है। तो अंडाशय की संरचना जो है आप देखेंगे तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मुख्य काम है अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा है मादा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गर्भाशय की यानी कि यूट्रस की, तो यूट्रस या गर्भाशय की संरचना में आप देखेंगे कि यूट्रस या गर्भाशय की संरचना जो होती है वो गुंबदाकार होती है, उल्टे नाशपाती के समान होती है। कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के समान। नाशपाती यानी कि पियर आप लोग देखे होंगे, नाशपाती की संरचना अगर आप लोग देखे होंगे तो उसी प्रकार उल्टे नाशपाती के समान, ठीक है। उल्टे नाशपाती के समान किसकी संरचना होती है, उल्टे नाशपाती के समान संरचना होती है किसकी, गर्भाशय की यानी कि यूट्रस की। यूट्रस की संरचना में आपको 3 इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भाग होता है ये ऊपर का फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ऊपर का गुंबदाकार भाग होता है। जैसे मंदिर में आप लोग गुंबद देखते हैं, उसी प्रकार जो गुंबद जो है ऊपर फूला हुआ होता है, उसी प्रकार से ये ऊपर का फूला हुआ भाग जो है फंडस कहलाता है। फिर आप देखेंगे यहां पे जो यूट्रस की मेन बॉडी होती है, ठीक है, ये यूट्रस बॉडी आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि गर्भाशय गुहा जो है ये भी गर्भाशय का मेन पार्ट है, जहां पे ही आकर के जो हमारा पूरा का पूरा शिशु डेवलपमेंट होता है वो यहीं पर आकर के स्थापित हो जाता है और पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहीं पे होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सर्विक्स यानी कि ग्रीवा वाला भाग होता है, तो ये नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, सर्विक्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा भाग, ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है। वहीं गर्भाशय की संरचना में आपको 3 लेयर दिखाई देती है, ठीक है। कितनी लेयर दिखाई देती है, आपको 3 लेयर दिखाई देती है। अगर आप लेयर की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको 3 लेयर दिखाई देती है। जो पहली लेयर होती है आप देखेंगे सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, सबसे अंदर वाली जो ये लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये वाली, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यही जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट टूट करके बाहर जो है ब्लड के रूप में बाहर आती है। तो आपको याद रखना कि जब अचानक से प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी आती है तब ये एंडोमेट्रियम की दीवार टूट टूट करके बाहर जो है ब्लड वेसल्स के रूप में यानी कि श्लेष्मा के रूप में बाहर योनि या वजाइना से बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं रजोस्राव, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यहाँ पे सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। या ये जो बीच वाली पूरी की पूरी लेयर है, ठीक है, ये बीच वाली जो लेयर होती है ये बीच वाली लेयर क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर जो ये वाली लेयर होती है, ठीक है, ये वाली लेयर, सबसे बाहरी लेयर ये जो ये वाली लेयर होती है गर्भाशय की, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो बाहरी लेयर होती है वो कहलाती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो लेयर होती है मध्य वाली वो कहलाती है मायोमेट्रियम और तीसरी जो होती है वो कहलाती है आपकी एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। तो 3 गर्भाशय के अंदर लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और गर्भाशय के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसमें आपका फंडस हो गया, यूट्रस बॉडी हो गया और इसके अलावा सर्विक्स हो गया। और सर्विक्स की जो कैविटी होती है या जो गुहा होती है उसको हम सर्विकल केनाल बोलते हैं। और इसके जस्ट बाहर साइड आप देखेंगे आगे चल के सर्विकल केनाल होता है, यानी कि सर्विकल केनाल का मतलब होता है गर्भाशय की जो नली होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद गर्भाशय की जो नली है ये आगे जाकर के खुलती है एक संरचना में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं योनि या वजाइना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं योनि या वजाइना। तो मैथुन की क्रिया के दौरान जो है यही योनि या वजाइना जो है भाग लेती है और सबसे पहले शुक्राणुओं को यही ग्रहण करती है, ठीक है। तो स्खलन के समय जो भी शुक्राणु निकलेंगे उसको सबसे पहले वजाइना ही ग्रहण करती है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है हमारा वो है अंडवाहिनी। क्या है, इसके बाद तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट भाग होता है मादा जनन तंत्र का वो है हमारा अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी की संरचना अगर आप देखेंगे
तो यहां से लेकर के आपको यहां से लेकर आपका यहां तक का जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कहलाता है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की संख्या भी कितनी होती है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी की संख्या भी कितनी होती है, 2। तो आप इधर गर्भाशय की इधर यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है ये भी अंडवाहिनी है और ये इधर साइड भी एक अंडवाहिनी, यानी अंडवाहिनी की संख्या होती है 2। और अंडवाहिनी की खास बात क्या है कि मानव में जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में ही होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो अंडवाहिनी में 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 भाग आपको दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं आपको? 3 भाग दिखाई देते हैं। किसी भी अंडवाहिनी की संरचना में आपको 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी भाग देखेंगे आप, जो झालर नुमा भाग होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पहला वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, ये झालर नुमा भाग होता है इनफंडिबुलम। और सबसे पहले जो है ये चूंकि अंडाणु से अटैच होता है, इसलिए सबसे पहले जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा तो अंडाणु को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, तो यही जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है यही सबसे पहले अंडाणुओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है यहां से लेकर के जो यहां का भाग होता है ये कहलाता है एम्पुला और ये कहलाता है इस्थमस। तो 3 भाग होते हैं किसी भी अंडवाहिनी के। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप यूट्रस बनाएंगे, गर्भाशय बनाएंगे, गर्भाशय के 3 भाग आपको बनाना है। फिर गर्भाशय की 3 लेयर आपको बनाना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसके बाद आपको अंडवाहिनी बनानी है जिनकी संख्या होती है 2 और अंडवाहिनी के 3 भाग को आपको दर्शाना है। इसके बाद फिर आपको यहां पे बनाना है क्या, गर्भाशय की जो गुहा होती है या नाल होती है, जो नली होती है गर्भाशय की, जिसको हम गर्भाशय नली बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको बाह्य जननांग के रूप में यहां पे योनि या वजाइना को बना देना है। तो बस इतना ही आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के अंदर आपको इतना ही चीजें शो कर रखनी है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की। किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो शुक्राणु की जो संरचना होती है वो किसके आकार की होती है? चम्मच के आकार की। कैसी होती है? चम्मच के आकार की। सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखना है कि जो शुक्राणु की संरचना होती है वो किस आकार की होती है? तो वो चम्मच के आकार की होती है। ठीक है, पहली चीज। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि शुक्राणु की संरचना जो है चम्मच के आकार की होती है, यानी कि स्पून शेप्ड होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको नोट करनी है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह नोट करनी है कि जो शुक्राणु की संरचना होती है, इस शुक्राणु की संरचना में शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से घेरी रहती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुक्राणु की संरचना में हमको कितने इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं? तो शुक्राणु की संरचना में हमको 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग? किसी भी शुक्राणु की संरचना में हमको 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग? 4 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से चारों भाग हमको दिखाई देते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है शीर्ष भाग। क्या दिखाई देता है हमको? शीर्ष भाग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? शीर्ष भाग को हम बोलते हैं हेड। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा नेक, यानी कि ग्रीवा भाग। ठीक है, दूसरा भाग होता है ग्रीवा भाग। ग्रीवा भाग जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक। ठीक है, ग्रीवा भाग को हम क्या बोलते हैं? नेक। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है मध्य भाग। क्या होता है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है मध्य भाग, और मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मध्य भाग को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, इसके बाद चौथा मिडिल लेयर, या आप मिडिल पीस लिख सकते हैं। यहाँ पे लेयर की जगह में क्या लिख सकते हैं? मिडिल पीस लिख सकते हैं। ठीक है, मिडिल पीस। फिर चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है पूंछ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शुक्राणु की संरचना चम्मच के आकार की होती है। शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और शुक्राणु की संरचना में आपको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये है हमारे पास शुक्राणु की संरचना। इसमें आपको सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है यहां से लेके यहां तक का भाग, ये होता है हमारा हेड। ठीक है, हेड भाग, यानी कि इसको हम सिर बोल सकते हैं या शीर्ष भाग बोलते हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक का भाग। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाता है? नेक कहलाता है, यानी कि ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक, यानी कि ग्रीवा कहलाता है। फिर इसके बाद यहां से लेकर के
यहां से लेकर के पूरा जो यहां तक का भाग है ये कहलाता है हमारा मिडिल पीस, ठीक है। मिडिल पीस यानी कि ये कहलाता है हमारा मध्य भाग। क्या कहलाता है? मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग कहलाता है। और फिर यहां से लेकर के पूरा ये भाग क्या कहलाता है? टेल कहलाता है, यानी कि पूंछ कहलाता है, ठीक है। तो शुक्राणु की संरचना में आपको याद रखना है कि शुक्राणु की संरचना चम्मच के आकार के होते हैं। जैसे स्पून में आप चम्मच में देखे होंगे कि ऊपर का भाग चौड़ा होता है, तो ये आप देख सकते हैं, और नीचे क्रमशः एकदम सकरा भाग होता है, तो ये हो गया स्पून लाइक स्ट्रक्चर। फिर शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो शुक्राणु की संरचना को आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है, ये पूरी चारों तरफ से एक लेयर घेरी हुई है शुक्राणु की संरचना को, ये पूरी की पूरी लेयर घेरी हुई है चारों तरफ से, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको यहां पे चारों जो भाग हैं शुक्राणु के उनको समझना है। तो सबसे पहला है हमारा शीर्ष भाग यानी कि जो हेड होता है हमारा, ठीक है। तो शीर्ष भाग में क्या दिखाई देता है? शीर्ष भाग में होता है एक हेप्लॉइड केंद्रक, ठीक है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, ठीक है। और केंद्रक के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है। देखिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो यानी शुक्राणु की संरचना में आपको दो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं, कौन कौन से? केंद्रक और एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण कभी कभी पूछा जाता है कि कहां से होता है, तो इस एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है? तो आपको याद रखना है गाल्जी बॉडी से। कहां से होता है? गाल्जी बॉडी से ही एक्रोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। तो गाल्जी बॉडी याद रखना है जिसमें से एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो शीर्ष भाग में आपको बस इतना याद रखना है कि शीर्ष भाग में क्या होता है कि शीर्ष भाग में साइटोप्लाज्म भरा होता है जिसमें कि एक हेप्लॉइड केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। यहां से आपका हेड वाला पार्ट जो है खत्म हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नेक वाला भाग यानी कि ग्रीवा वाला भाग। तो ग्रीवा वाले भाग में आपको इस प्रकार से यहां पे दो सेंट्रियोल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दो सेंट्रियोल दिखाई देते हैं। यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि ये क्या होते हैं? सेंट्रियोल। क्या होते हैं? ये होते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तारक काय। क्या बोलते हैं? तारक केंद्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र। तो तारक केंद्र दो होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल डिस्टिल और एक होता है दूरस्थ यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। तो एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, यानी कि समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। तो यहां पे आपको दो तारक केंद्र, एक तारक केंद्र ऊपर होता है, एक तारक केंद्र जस्ट उसके नीचे 90 डिग्री में, ठीक है। तो दो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है आपका समीपस्थ तारक केंद्र और एक होता है दूरस्थ तारक केंद्र। ऊपर वाला आपका समीपस्थ तारक केंद्र कहलाता है और नीचे वाला जो तारक केंद्र है वो होता है दूरस्थ तारक केंद्र। इस तारक केंद्र का यूज कहां पे होता है? तो जब शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं, उनके मध्य निषेचन हो जाता है, तब यही तारक केंद्र जो है जब विभाजन होता है जाइगोट में, तो जाइगोट में विभाजन के लिए जो है यही सेंट्रियोल या तारक केंद्र जो है आवश्यक होते हैं। इन्हीं की वजह से ही क्या होता है? अंडाणु सक्रिय होता है और वो बार बार क्या होता है? विभाजित होता है। फिर इसके बाद आप लोग आ जाइए मध्य भाग में यानी कि मिडिल लेयर में। तो मिडिल लेयर में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ठीक है, मिडिल पीस में क्या होते हैं? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं? शुक्राणुओं को एनर्जी देते हैं ताकि शुक्राणु जो है गति कर सके। तो मिडिल लेयर में बस इतना याद रखना है कि मिडिल लेयर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो कि शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए एनर्जी देता है। और इसी में आपको याद रखना है कि सेंट्रियोल के जस्ट नीचे से, ठीक है, सेंट्रियोल के जस्ट नीचे से क्या निकलता है? आपको इस प्रकार से एक्सियल फिलामेंट दिखाई देगा यानी कि अक्षीय तंतु निकले होते हैं, ठीक है। क्या निकले होते हैं? अक्षीय तंतु। इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षीय तंतु बोलते हैं, ठीक है। अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट। तो अक्षीय तंतु निकला होता है कहां से? मध्य भाग से ही निकला होता है जो कि पूंछ के अंतिम सिरे तक फैला होता है, ठीक है। और चौथा भाग है पूंछ। पूंछ का काम क्या है भैया? इस पूंछ की सहायता से ही गति करते हुए शुक्राणु जो है अंडाणु तक पहुंचता है, ठीक है। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि शुक्राणु की संरचना में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। शीर्ष भाग होता है जिसमें कि केंद्रक और एक्रोसोम उपस्थित होता है। मध्य भाग यानी कि नेक या ग्रीवा होती है जिसमें सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तारक केंद्र दो प्रकार के होते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। फिर मध्य भाग या मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा जो कि शुक्राणुओं को गति करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेल यानी कि पूंछ, जो कि जिसकी सहायता से शुक्राणु जो है गति करता है, उसको हम बोलते हैं पूंछ, ठीक है। तो पूंछ में भी एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्षीय तंतु जो है फैले रहते हैं। तो ये है एक
शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप लोग शुक्राणु की संरचना को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। इसके बाद अगली जो संरचना है वो है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी कि अंडाशय की संरचना। और स्पेशली अंडाशय की संरचना में ये जो अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है उसकी संरचना आप देखेंगे। तो अंडाशय की संरचना में हमको कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं। अंडाशय की संरचना में आपको मेनली पार्ट याद रखना है। अंडाशय की संरचना में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं या दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। तो एक भाग हमारा ये जो अंदर वाला होता है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया कार्टेक्स, ठीक है। और इसके बाद ये जो ऊपर का अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। तो सबसे पहले तो आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे दिए। एक तो होता है आपका कार्टेक्स, क्या होता है, एक होता है कार्टेक्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेडुला, ठीक है, दूसरा होता है मेडुला। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फिर इनके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो है पूरी की पूरी शुक्राणु की पूरी की पूरी अंडाशय की संरचना में आप देखेंगे मीसोवेरियन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स उपस्थित होते हैं। पूरे की पूरे संरचना में आपको इस प्रकार से ब्लड वेसल्स जो है दिखाई देंगे, ठीक है, रक्त कणिकाएं जो है उपस्थित होती है। इसके अलावा शुक्राणु के अंदर वो अंडाशय के अंदर आपको पता है क्या होता है, अंडाशय के अंदर जो प्राथमिक पुटिका होती है वो क्रमशः जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है एफएसएच हार्मोन्स की सक्रियता के कारण प्राथमिक पुटिका बदलती है द्वितीयक पुटिका में, द्वितीयक पुटिका बदलती है तृतीयक पुटिका में, फिर तृतीयक पुटिका बदल जाती है किसमें, ग्राफियन पुटिका में, ठीक है। तो आपको यहां पे इस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के बाद आपको क्या दिखाई देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये ग्रोविंग फॉलिकल्स है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद मैच्योर फॉलिकल्स यानी कि जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल का निर्माण हो जाता है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। फिर यहां पे क्या होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडाशय की जो पूरी की पूरी भित्ति है वो फट जाती है और अंडाणु निकल करके बाहर चले जाते हैं। तो यहां से अंडाशय की जब भित्ति फटेगी, ठीक है, क्योंकि एलएच हार्मोन्स की सक्रियता होती है जिस कारण से अंडोत्सर्ग होता है और अंडाणु निकल करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवम यानी कि जो एग होते हैं ये निकल करके बाहर आ जाएंगे। एग यानी कि सेकेंडरी साइड जो है बाहर निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब ओवुलेशन होगा, मासिक चक्र के दौरान जब ओवुलेशन होगा यानी कि अंडोत्सर्ग होता है तब अंडाणु निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जब अंडाणु बाहर निकल जाता है ग्राफियन पुटिका से, उसके बाद ग्राफियन पुटिका किसमें बदल जाती है, तो उसके बाद जो ग्राफियन पुटिका होते हैं वो बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। किसमें बदल जाती है, ये कार्पस ल्यूटियम है जो कि आपको येलो कलर से दिखाई दे रही है, ठीक है। येलो कलर से क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं पीत पिंड, ठीक है। येलो कलर की होती है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसको हम पीत पिंड भी बोलते हैं, ठीक है, पीत पिंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कार्पस ल्यूटियम का नाम क्या है, पीत पिंड। और इसी कार्पस ल्यूटियम के अंदर से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहां से होता है अंडाशय के अंदर, तो आपको याद रखना है कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहां से सिक्रेट होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये सिक्रेट होता है कहां से, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ग्राफियन फॉलिकल से अंदर यानी कि ग्राफियन पुटिका के अंदर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि एंडोमेट्रियम को पुनः निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता है कि एंडोमेट्रियम जो है टूट टूट करके बाहर निकल जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से 5वें दिन। तो उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम टूटी है उसको एंडोमेट्रियम को पुनः निर्माण करता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। तो एलएच हार्मोन्स की सक्रियता में अंडोत्सर्ग होता है और इसके बाद क्या होता है, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके बाद एलएच हार्मोन्स जो है इस ग्राफियन पुटिका को किस में बदल देता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल देता है, एक पीले रंग की ग्रंथि में बदल देता है, ठीक है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाती है, एक और लेयर में बदल जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अंडाशय की संरचना के जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको यही बनाना है कि अंडाशय की जब आपको इस प्रकार से संरचना बनानी है तो सबसे पहले आपको दो इंपोर्टेंट पार्ट बना देना है, ठीक है। एक पार्ट आपको बना देना है कार्टेक्स और दूसरा भाग आपको क्या बना देना है, दूसरा भाग आपको बना देना है मेड्यूला, ठीक है। तो आपको मेड्यूला और कार्टेक्स जो है दो, और इस प्रकार से आपको ब्लड वेसल्स बना देना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपको बना देना है, फिर कार्टेक्स व मेडुला आपको बना देना है, फिर यहां पे आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन पुटिका, फिर इसके बाद आपको यहां पे कार्पस ल्यूटियम और फिर कार्पस एल्बिकेंस बना देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अंडाशय की संरचना के। तो अंडाशय की संरचना में आपको इतने इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एक्सप्लेन करने हैं। तो ये अंडाशय की संरचना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप लोग अंडाशय की संरचना को बना सकते हैं।
अब इसके बाद हम बात करते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की अगर अनुप्रस्थ काट की हम बात करते हैं तो काफी आसान है इसको बनाना। टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले सिंपल सा है कि आपको इस प्रकार से क्या बनाना है, इस प्रकार से संरचनाएं बना लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ संरचनाएं बना लेनी है और इनके अंदर क्या होता है, दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। इनके अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट जो है कोशिकाएं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको 3-3 की संख्या में शुक्रजनक कोशिकाएं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? 3-3 की संख्या में आपको शुक्रजनक कोशिकाएं दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से 3-3 की संख्या में आपको शुक्रजनक यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या सोमनीफेरस नलिकाएं दिखाई देगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से तो ये आपने बना लिया क्या, शुक्रजनक नलिकाएं बना लिया। फिर इसके बाद आपको क्या बनाना है, फिर इसके बाद आपको लंबी लंबी जो है कोशिकाएं बनानी है। इनके अंदर कैसी बनानी है, आपको लंबी लंबी कोशिकाएं बनानी है जिनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार से आपको सर्टोली कोशिकाएं बना लेनी है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सर्टोली कोशिकाएं। तो ये सर्टोली कोशिकाएं बन गई इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बन गई क्या, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, ठीक है। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। फिर इसके बाद ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, 3-3 की संख्या में जो होती है इनको हम बोलते हैं सोमनीफेरस यानी कि शुक्र जनन कोशिका। क्या बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका, ठीक है। शुक्रजनक कोशिका यानी कि सोमनीफेरस सेल, ठीक है। और इनके चारों तरफ आपको ब्लड वेसल्स के साथ साथ आपको क्या दिखाई देगा, इनके चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से कई सारे आपको छोटी छोटी संरचनाएं जो है पूरे के पूरे इस अनुप्रस्थ काट की संरचना में आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी संरचनाएं जो है दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे जो है वृषण के अनुप्रस्थ काट में आपको इस प्रकार से जो है संरचनाएं दिखाई देगी। इनमें ब्लड वेसल्स वगैरह उपस्थित होते हैं, ठीक है। और बीच में आपको इस प्रकार से पतली पतली जो है यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई देती है और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, ठीक है। और लीडिंग कोशिका का काम क्या होता है, लीडिंग कोशिका का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, ठीक है। लीडिंग कोशिका का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करना, ठीक है। ये है लीडिंग कोशिका। तो लीडिंग कोशिका का काम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो जब भी आप किसी टीएस का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, टेस्टिस का टीएस बनाएंगे, वृषण का अनुप्रस्थ काट आप बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से कई सारे कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देंगे, संयोजी ऊतक दिखाई देंगे जिसमें आपका ब्लड होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा आपको सेल ऑफ सर्टोली, ये जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, ये जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो ये हो गई सेल ऑफ सर्टोली, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं हो गई। तो सर्टोली कोशिका भी आपको नजर आ रही है जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। फिर इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, इसके बाद फिर आपको इस प्रकार से लीडिंग कोशिकाएं भी दिखाई देगी जगह जगह इस प्रकार से, ये लीडिंग कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से लीडिंग कोशिकाएं भी नजर आएगी। लीडिंग कोशिका का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको स्पर्मेटोसाइट्स दिखाई देंगे जिस पर स्पर्मेटोगोनिया बनेगी और इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या बनेगा, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप एक वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाएंगे उसमें आपको 3 सेल दिखानी है, सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका और शुक्रजनक कोशिकाएं दिखानी है आपको। इसके अलावा आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखा देना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखा देना है और कनेक्टिव टिश्यू के अलावा आपको क्या दिखाई देना है, जर्मिनल एपिथेलियम परत भी आप दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी लेयर होती है ये होती है जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर। तो बस इतना ही आपको जो पूरा का पूरा वृषण की संरचना है अनुप्रस्थ काट की उसमें आपको एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम बना देना है। उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर 2 कोशिकाएं होगी, सर्टोली कोशिका और शुक्रजनक कोशिकाएं होती है। फिर इसके बाद जो है बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं होती है जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स आपको दिखा देना है, बस इतने ही भाग आपको दिखाई देना है, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा है डीएनए की संरचना, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की यानी कि डीएनए की संरचना की, तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो डीएनए की संरचना जो होती है ये डबल हेलिक्स होती है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होती है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है इसको किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक। किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। 1953 में आपको याद रखना है, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए के द्विकुंडित मॉडल दिया, ठीक है, जिस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है 1953 के अंदर जो है डीएनए का डबल हेलिक्स यानी कि डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया,
जिस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं डीएनए की संरचना में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। तो किसी भी डीएनए की संरचना में आप देखेंगे डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना में आपको दिखाई देगा कि दो श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। किसकी श्रृंखलाएं होती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। आपको याद रखना है कि डीएनए की जो संरचना होती है, ठीक है, डीएनए की संरचना में आपको याद रखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की आपको दो श्रृंखलाएं दिखाई देगी या दो स्टैंड्स होते हैं, और ये दोनों स्टैंड्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि यहां पे देख भी पा रहे हैं कि डीएनए की संरचना में क्या होता है, एक इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है और एक इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती है और दोनों ही श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से लिपट जाती है और लिपट करके इस प्रकार से एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है ये आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो आपस में जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है ये नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती है, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एडेनिन हो गया, तो एडेनिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से। इसी प्रकार फिर नाइट्रोजनी क्षारक में जो आपका क्या होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। ग्वानिन जुड़ा होता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, और साइटोसिन के साथ किसके द्वारा जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ा होता है। यानी जो आपस में डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है ये आपस में एक दूसरे से नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला ये है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए की श्रृंखला जो होती है इनके कुंडलनों का व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, डीएनए के कुंडलनों का जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डीएनए के कुंडलन का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां से लेकर के आप देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्या कहलाता है, एक कुंडलन कहलाता है। फिर यहां से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक ये दूसरा कुंडलन हो गया। तो एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो आपको याद रखना है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जब एक कुंडलन की लंबाई जो है कितनी होती है, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और आपको याद रखना है कि डीएनए के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं, डीएनए के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहां से लेकर के आपको एक कुंडलन में यहां से लेकर यहां के बीच में आपको इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, इस प्रकार से तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स, चौथा, पांच। तो एक कुंडलन के अंदर आपको 10 न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देते हैं। यानी 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सिंपल सी बात है कि एक कुंडलन में डीएनए के एक कुंडलन में आप देखेंगे कि एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडलन के बीच में 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े जो हैं पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके अलावा आपको यहां पे 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं डीएनए की संरचना में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो जो हमारा एडेनिन और ग्वानिन होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन की जो मात्रा होती है, और ये होते हैं हमारे थायमिन और साइटोसिन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पिरिमिडिन, ठीक है, ये होते हैं पिरिमिडिन। तो किसी भी डीएनए अणु की संरचना में प्यूरिन की जितनी मात्रा होती है उतनी ही पिरिमिडिन की मात्रा होती है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना अगर आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको 3 चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको 3 चीजें दिखाई देगी। एक तो चीज दिखाई देगा आपका नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या दिखाई देगी आपको, डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। तो यहां पे आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होगी। और फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है, फास्फोरिक अम्ल। और इस फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही डीएनए कैसा होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। इसीलिए डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि नाभिक के अंदर डीएनए पाया जाता है
और इसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति की होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स की आप संरचना देख सकते हैं, इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें जब भी आप देखेंगे डीएनए की संरचना, जब भी आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, यहां पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, तो यहां पे पांचवा कार्बन होता है जहां पे फास्फेट समूह जुड़ा रहता है, फास्फोरिक अम्ल जो है फास्फेट समूह के रूप में यहां पे जुड़ा होता है। तो ये तो आपकी हो गई शर्करा की संरचना। ठीक है, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसमें आपका फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह के रूप में जुड़ गया। और जो हमारा पूरा का पूरा नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक जो है पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता है। जो डीएनए की शर्करा होती है, डीएनए की शर्करा में हमेशा पहले नंबर के कार्बन से कौन जुड़ता है, तो पहले नंबर के कार्बन से ये पहले नंबर का कार्बन होता है। तो इस पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षारक हमेशा जुड़ता है पहले नंबर के कार्बन से। तो जो डीएनए की शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसको हम पेंटोज शर्करा बोलते हैं, तो पेंटोज शर्करा के पहले नंबर के कार्बन से हमेशा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं, चाहे वो आपका एडेनिन हो, चाहे वो आपका ग्वानिन हो, साइटोसिन हो या आपका थायमीन हो। तो ये सारे के सारे जुड़े होते हैं। और अगर जो पांचवा नंबर होता है, ठीक है, पांचवा नंबर का जो कार्बन होता है इसमें से फास्फेट से जुड़ा होता है फास्फोरिक अम्ल के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना होती है। एक न्यूक्लियोटाइड्स में आपको शर्करा दिखाई देगी, पेंटोज शर्करा, जिसमें आपका नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है फास्फेट समूह के रूप में। तो ये आप हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना। तो इसी प्रकार कई न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये मान लीजिए क्या हो गया, ये जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ठीक है, तो सब में आप यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है फास्फेट समूह जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तीन न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो इस प्रकार से जब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो एक डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला जो है बन जाती है। इसी प्रकार दूसरे साइड के कई सारे आप न्यूक्लियोटाइड्स को जब जोड़ देंगे तो डीएनए की एक और श्रृंखला बन जाएगी, और दोनों श्रृंखला एक दूसरे से आपस में इनके जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो थायमीन वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंध के माध्यम से। जो हमारे ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो दूसरी श्रृंखला के साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, और इस प्रकार से एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। एक चीज अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है जिसको आपको बिल्कुल तैयार करना है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, और एक चीज हमने क्या बताया कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में नाइट्रोजनी क्षारक जो है ये अवश्य उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जो है, नाइट्रोजनी क्षारक जो है अवश्य उपस्थित होते हैं। इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक अम्ल जो है उपस्थित होता है। तो अक्सर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो जब फास्फोरिक अम्ल से मिलती है तो यहां पे कौन सा बंध बनता है, तो यहां पे बनता है भैया फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा, फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। और अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजनी क्षारक जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा से मिलता है तो कौन सा बंध बनता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बनता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये बन गया ग्लाइकोसिडिक बंध। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे कि जब नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। फिर डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के बीच कौन सा बंध होता है, तो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हमेशा आपको याद रखना है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बार 30 से 40% क्वेश्चन कुछ टफ भी आएंगे, मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपसे डीप में पूछा जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तब। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आप लोग नहीं पढ़े तो अभी भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार पेपर से पहले देख डालिए। अलग से हमने डीएनए की संरचना वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी है, तो अभी तक आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना में क्या होता है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं होती है जो आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करती हैं। ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती है वो आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं। डीएनए के दोहरे कुंडलन की लंबाई जो होती है कितनी होती है, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
ठीक है। तो एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के कुंडलन का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपस में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो आपको याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा संरचना है वो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी ओसाइड दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइड जो होता है ये है आपका सेकेंडरी ओसाइड, क्या है ये है आपका भैया सेकेंडरी ओसाइड, ये है आपका सेकेंडरी ओसाइड, ठीक है। तो इस सेकेंडरी ओसाइड के चारों तरफ एक लेयर घेरी रहती है और इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर जोना पेलुसिडा के चारों तरफ भी एक लेयर घेरी रहती है, ये वाली लेयर। तो जोना पेलुसिडा को चारों तरफ से एक और लेयर घेर लेती है जिसको हम बोलते हैं क्या कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और फिर कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ 2 ऊपर साइड लेयर होती है, ठीक है। तो एक लेयर जो आपकी होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं थीका इंटरना, क्या बोलते हैं थीका इंटरना। और इसके चारों तरफ यानी एक जो बाहरी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना हो गई। और इसके अलावा जो आपका कोरोना रेडिएटा है इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी, क्या बोलते हैं एंट्रम कैविटी। अगर आप लोग यहां पे अलग से देखें तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका ये होता है सेकेंडरी ओसाइड, क्या होता है सेकेंडरी ओसाइड। अब इस सेकेंडरी ओसाइड के चारों तरफ इसको एक लेयर घेर लेगी जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं ये तो आपका क्या हो गया सेकेंडरी ओसाइड हो गया, ये आपका सेकेंडरी ओसाइड हो गया। इसको चारों तरफ से एक लेयर घेर लेती है जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं जिस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है जोना पेलुसिडा लेयर। फिर जोना पेलुसिडा लेयर को भी चारों तरफ से एक जो लेयर घेर लेती है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है कोरोना रेडिएटा। फिर कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ जो है बाहर साइड आपको इस प्रकार से 2 लेयर दिखाई देगी, कितनी लेयर दिखाई देगी 2 लेयर इस प्रकार से, एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर आपकी ये हो गई, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये कहलाती है थीका इंटरना, ठीक है थीका एक्सटर्ना, ये होती है थीका एक्सटर्ना, ठीक है थीका एक्सटर्ना, ठीक है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है थीका इंटरना। फिर ये जो बीच में कैविटी होती है इस कैविटी को हम क्या नाम दे देते हैं इस कैविटी को हम बोल देते हैं एंट्रम कैविटी, ठीक है इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी, ठीक है इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी यानी कि एंट्रम गुहा, ठीक है एंट्रम कैविटी। तो ये है एक ग्राफियन फॉलिकल की संरचना। ग्राफियन फॉलिकल की संरचना में आपको याद रखना है कि सेकेंडरी ओसाइड होता है, ठीक है सेकेंडरी ओसाइड के चारों तरफ एक लेयर घेर लेती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ भी एक लेयर जब घेर लेती है तो इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ 2 आउटर साइड में लेयर होते हैं जिसको एक को हम बोलते हैं थीका इंटरना, जो अंदर साइड होती है इंटरना बोलते हैं थीका इंटरना, बाहर साइड थीका एक्सटर्ना होती है। और इनके बीच में एक जो गुहा होती है उसको हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी यानी कि एंट्रम गुहा, क्या बोलते हैं एंट्रम कैविटी यानी कि एंट्रम गुहा बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगली जो संरचना है वो हमारी किसकी है। अगली जो संरचना है वो हमारा बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र है, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र का जो नामांकित चित्र है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक इनलेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। और इस टैंक के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो टैंक होता है इस टैंक में हम स्लरी भर देते हैं, क्या भर देते हैं गोबर को हम पानी के साथ मिला करके उसकी स्लरी बना लेते हैं और उस स्लरी को हम इसी टैंक के अंदर भर देते हैं। फिर इसके बाद इस मिक्सिंग टैंक से एक नली होती है, ठीक है, जिस नली को हम बोलते हैं इनलेट पाइप, क्या बोलते हैं इनलेट पाइप। इनलेट पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो बायोगैस का संरचना है इस बायोगैस की संरचना में एक गड्ढा होता है यानी कि एक टैंक होता है जो कि लगभग 15 से 20 फीट कैसा होता है नीचे होता है। तो लगभग 15 से 20 फीट एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं टैंक, क्या बोलते हैं टैंक, या जिसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टर टैंक, क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। तो इस डाइजेस्टर टैंक में हम क्या करते हैं स्लरी को भर देते हैं, क्या भर देते हैं हम गोबर की स्लरी को भर देते हैं। तो गोबर को पानी के साथ मिला करके उसकी स्लरी बना लेते हैं जिसको मिक्सिंग टैंक के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। और फिर इस स्लरी को हम क्या करते हैं
इनलेट पाइप के माध्यम से पूरी की पूरी स्लरी को हम अंदर भर देते हैं डाइजेस्टर टैंक के अंदर। और डाइजेस्टर टैंक के अंदर हम पूरे के पूरे जो स्लरी है इसको हम भर देते हैं। साथ ही साथ इसमें एक आप देखेंगे कि गैस होल्डर लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा गैस होल्डर लगा होता है, ठीक है। ये होता है गैस होल्डर, ठीक है, या गैस स्टोरेज टैंक। जहां पे गैस को स्टोर किया जाएगा, बायोगैस को स्टोर किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे गैस स्टोरेज टैंक, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको गैस होल्डर, ठीक है, ठीक है, गैस होल्डर आप बोल सकते हैं, या आप गैस स्टोरेज टैंक भी कह सकते हैं। तो इस गैस स्टोरेज टैंक में जो भी गैस बनेगी यहां पे, वो गैस चूंकि गैस हल्की होती है तो बनने के बाद गैस जो है ऊपर साइड आएगी। तो जब गैस ऊपर साइड जाएगी तो गैस स्टोरेज टैंक में गैस क्या हो जाएगी, एकत्रित होती जाएगी। तो इस इनलेट पाइप के माध्यम से स्लरी जो है अंदर आती है, डाइजेस्टर टैंक के अंदर आती है, और डाइजेस्टर टैंक से स्लरी को बाहर भेजने के लिए देखिए, जो पूरा का पूरा गोबर आया है, उस गोबर से जो भी गैस बनेगी वो तो ऊपर साइड निकल जाएगी, ऊपर साइड चली जाएगी, कहां, गैस होल्डर के अंदर, यानी कि गैस स्टोरेज टैंक के अंदर। तो इस टैंक में आकर के गैस क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। और जो बाकी गोबर शेष बचा है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं खाद, क्या बोल सकते हैं, खाद्य बोल सकते हैं। तो ये जो बाकी गोबर शेष बचा है वो सब कहां निकल जाएगा, वो सब निकल करके इस टैंक में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। तो इस ओवरफ्लो टैंक में आप देखेंगे कि जो बाकी का बायोगैस बनने के बाद जो पूरी की पूरी स्लरी बची रह जाएगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। किसके माध्यम से निकल जाएगी, तो इस आउटलेट पाइप के माध्यम से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बायोगैस की अगर हम बात करते हैं तो बायोगैस जो है ये कोई पर्सनल गैस नहीं है। बायोगैस में कई सारी गैसें होती है, यानी बायोगैस जो है कई अलग अलग गैसों का मिश्रण है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका मीथेन। क्या होता है, बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। लगभग आप देखेंगे 50 से 70% जो है मीथेन ही होता है बायोगैस में। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और इसके अलावा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी दिखाई देती हैं, लेकिन ये बहुत अल्प मात्रा में होती है। मेन जो बायोगैस है उसमें आपको क्या दिखाई देता है, मेन बायोगैस में आपको याद रखना है कि मीथेन होता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों गैसें होती है इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। तो किसी भी बायोगैस की संरचना में क्या होता है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है जो कि 15 से 20 फीट गड्ढा होता है, जिसमें कि डाइजेस्टर टैंक हम फिट कर देते हैं। इस डाइजेस्टर टैंक में हम क्या करते हैं, इनलेट पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, जो मिक्सिंग टैंक था हमारा, जिसमें हमने गोबर को पानी के साथ मिला करके स्लरी बनाया था, हमने इस स्लरी को इनलेट पाइप के माध्यम से, ठीक है, अंदर भेजा। कहां भेजा, इस टैंक के अंदर भेजा, डाइजेस्टर टैंक के अंदर। डाइजेस्टर टैंक में क्या होता है कि डाइजेस्टर टैंक के अंदर जब हमारा गोबर आएगा तो गोबर में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो जिन बैक्टीरियाओं को हम बोलते हैं मेथेनोजेन। क्या बोलते हैं, मेथेनोजेन। तो ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया जब सक्रिय मात्रा में होते हैं, यानी जब इनकी सक्रियता होती है, तब ये सक्रियता में जब आते हैं तो ये बायोगैस का उत्पादन करते हैं। और जब बायोगैस का उत्पादन होगा तो बायोगैस निकल करके ऊपर की ओर जाएगी और गैस स्टोरेज टैंक में एकत्रित हो जाती है। और फिर हम इस गैस स्टोरेज टैंक पे क्या करते हैं, एक आउटलेट पाइप लगा देते हैं, और इस आउटलेट पाइप या एक नली लगा देते हैं, जिस नली के माध्यम से हम पूरी की पूरी गैस को सप्लाई के लिए घरों में जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस गैस होल्डर से या गैस टैंक से हम क्या कर सकते हैं, गैस को बाहर निकालने के लिए एक नली लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटलेट फॉर बायोगैस। बायोगैस निकालने के लिए एक नली लगी हुई है, ठीक है। इसमें गैस कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है, कंट्रोल करने के लिए कितना गैस निकालना है उसके हिसाब से आप तेज या धीमी गति से गैस निकालना चाहते हैं, उसके लिए गैस कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है। तो ये है एक बायोगैस की संरचना, ठीक है। तो बायोगैस की संरचना में आपको याद रखना है कि जो बायोगैस है ये कई सारे गैसों का मिश्रण होती है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मिक्सिंग टैंक होता है जिसमें हम स्लरी बनाते हैं गोबर को पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है। इसके बाद इनलेट पाइप के माध्यम से हम इस स्लरी को जो है डाइजेस्टर टैंक के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। डाइजेस्टर टैंक के ऊपर गैस स्टोरेज या गैस होल्डर लगा होता है, जहां पे गैस इकट्ठा होती है, और जो शेष गोबर बच जाता है, जिसको कि हम खाद्य कह सकते हैं, तो शेष गोबर वगैरह जो बच जाता है, शेष स्लरी जो बच जाती है, वो आउटलेट पाइप के माध्यम से जो है ओवरफ्लो टैंक में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से उस खाद्य को फिर हम बाहर यूज कर सकते हैं अपने कामों में। और आवश्यकता अनुसार जो है गैस होल्डर में हम एक नली लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने घरों में इनका सप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एक बायोगैस का नामांकित चित्र, जिसको आपको तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद है हमारा बीजांड का संरचना। बीजांड की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो किसी बीजांड की संरचना को समझने से पहले हमको यह जानना है कि बीजांड किसके अंदर उपस्थित होते हैं।
तो बीजांड हमेशा याद रखना है आपको कि अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं, और अंडाशय के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बीजांड उपस्थित होता है, अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड जो हैं उपस्थित हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक बीजांड भी अंडाशय के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। अंडाशय जो होता है ये श्वेत व अंडाकार संरचना होती है। अंडाशय का रंग जैसा कैसा होता है, श्वेत होता है, और ठोस संरचना होती है, ठीक है, अंडाकार संरचना होती है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं बीजांड जो है ये अंडाकार व श्वेत संरचना होती है। कैसी होती है? अंडाकार व श्वेत संरचना होती है, ठीक है। और जो पूरे के पूरे अंडाशय के अंदर जो बीजांड उपस्थित होता है ये एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही बीजांड जो होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं अंडाशय के अंदर, ठीक है। अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं बीजांड न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन यानी कि बीजांड न्यास, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको कॉमन सी चीजें पता होनी चाहिए अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय जो है बीजांड की, तो बीजांड जो है अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। बीजांड की संरचना अंडाकार होती है, वो श्वेत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हम किसी भी बीजांड की संरचना की। तो बीजांड की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा कि बीजांड की संरचना में पूरा का पूरा जो बीजांड होता है इसमें एक बीजांड व्रंत होता है, ठीक है। बीजांड का जो व्रंत होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है। बीजांड व्रंत को हम बोलते हैं फ्यूनिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स यानी कि बीजांड व्रंत, ठीक है। तो बीजांड का जो व्रंत होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल्स, फ्यूनिकल्स या फ्यूनिकुलस, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है ये हमारा पूरा का पूरा बीजांड का मुख्य शरीर है, और बीजांड का मुख्य शरीर और ये यहां से पूरा भाग क्या हो गया? बीजांड व्रंत। तो बीजांड का मुख्य शरीर जो है बीजांड व्रंत से जिस भाग में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइलम यानी कि नाभिका बोलते हैं, ठीक है। हाइलम या नाभिका बोलते हैं। फिर बीजांड की संरचना में आपको एक बीजांड द्वार दिखाई देता है, ठीक है। तो बीजांड द्वार से ही क्या होता है? किसी भी पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका की एंट्री होती है, ठीक है। तो पराग नलिका जो है बीजांड द्वार सिरे से ही प्रवेश करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका जब बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग नलिका जब अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या? मीसोगैमी। क्या बोलते हैं? मीसोगैमी बोलते हैं। और अगर पराग नलिका जो होती है चलाजा से प्रवेश करती है यानी कि निभाग से प्रवेश करती है, यहां से प्रवेश करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम चलाजोगेमी, ठीक है। क्या बोलते हैं? चलाजोगेमी यानी कि निभागीय प्रवेश। तो तीनों क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बीजांड की संरचना में आपको दो इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं, अध्यावरण, और अध्यावरण जो है सुरक्षात्मक आवरण होता है, ये आप देख सकते हैं। एक तो अध्यावरण ये हो गया और एक अध्यावरण ये हो गया। तो ये बाहरी अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण, दोनों अध्यावरण आप देख सकते हैं। इंटेगुमेंट्स मतलब होता है आपका अध्यावरण। क्या होता है? अध्यावरण। तो अध्यावरण जो होती है ये सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है, किसी बीजांड की संरचना के अंदर। फिर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे बीजांड द्वार होता है जहां से क्या होता है? पराग नलिका जो है इंटर करती है किसी भी बीजांड के अंदर। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा बीजांड है, इस बीजांड की संरचना में एक धसी हुई संरचना पाई जाती है, अंडाकार धसी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। ये है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। एम्ब्रियोसैक यानी कि जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक को हम बोलते हैं भ्रूण कोष, ठीक है, या मादा युग्मकोद्भिद भी हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे बीजांड की संरचना में कुछ बीजांडकायी ऊतक होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो ये इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस को हम बोलते हैं बीजांडकाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ, अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है तो क्या होता है? बीजांडकाय होता है, ठीक है। फिर बीजांडकाय की संरचना में आप पूरा का पूरा देख लिए हैं कि कई सारे ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद जो माइक्रोपाइल है यानी जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर स्थित जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? निभाग। ये कहलाता है निभाग यानी कि चलाजा। क्या कहलाता है? निभाग या चलाजा। और पूरे के पूरे बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोष है या पूरे के पूरे बीजांड को पोषण के लिए एक संरचना उपस्थित होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर स्टैंड, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, इस संरचना को आप लिख सकते हैं वैस्कुलर स्टैंड, ठीक है, वैस्कुलर स्टैंड, या आप वैस्कुलर टिश्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैस्कुलर स्टैंड आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो वैस्कुलर स्टैंड होता है जिसके माध्यम से, ठीक है, वैस्कुलर स्टैंड जो है ये अपरा या प्लेसेंटा से सीधे जुड़ा होता है जो कि बीजांड को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और बीजांड द्वार के ऊपर जो वैस्कुलर स्टैंड की अतिवृद्धि होती है इसको हम बोलते हैं रफी। क्या बोलते हैं? रफी या रेफे आप कह सकते हैं।
तो ये बीजांड की संरचना है। बीजांड की संरचना कई अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो बीजांड की संरचना में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल आपको दर्शाने हैं, जैसे आपका निभाग हो गया, निभाग के जस्ट नीचे साइड माइक्रोपाइल बीजांड द्वार हो गया, ठीक है। इसके अलावा अंदर होता है भ्रूणकोश, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर हाइलम या नाभिका को आप दर्शाएंगे। इसके अलावा बीजांड व्रंत यानी फ्यूनिकल्स को आप दर्शाएंगे, ठीक है। बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल्स हो गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा इंटेगुमेंट्स यानी अध्यावरण आप दर्शाएंगे, और ये हो गया आपका न्यूसेलस। ये 6 से 7 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जिनको आपको दर्शाना है बीजांड की संरचना के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से बीजांड की संरचना होती है जो कि अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं, और ये अंडाकार संरचना होती है। तो आप देख भी सकते हैं कि एग शेप्ड इनकी संरचना होती है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पराग कोश की संरचना का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ठीक है। तो किसी भी पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हम जब देखते हैं तो पराग कोश का जो अनुप्रस्थ काट होता है वो चतुष्कोणीय होता है, मतलब इस प्रकार से 4 कोण का दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कोण का दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से 4 कोण का, ये 4 कोण का दिखाई देता है, ठीक है। 4 कोणीय होता है, चतुष्कोणीय संरचना होती है किसकी, जो हमारा पराग कोश है उसका अनुप्रस्थ काट अगर आप देखेंगे तो 4 कोण का दिखाई देगा, चतुष्कोणीय संरचना होती है। इनमें 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। पहला इंपोर्टेंट भाग होता है अधिचर्म यानी कि जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, और तीसरा जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तीसरा जो भाग होता है वो होता है मिडिल लेयर। तीसरा भाग कौन सा होता है, तीसरा भाग होता है मिडिल लेयर, ठीक है। तीसरा भाग होता है मिडिल लेयर, और चौथा जो भाग होता है वो होता है क्या, चौथा भाग होता है टेपिटम, ठीक है। चौथा भाग होता है टेपिटम, ठीक है, टेपिटम। तो ये 4 भाग होते हैं किसी भी अनुप्रस्थ काट की संरचना में। जब भी हम पराग कोश का अनुप्रस्थ काट की संरचना देखेंगे उसमें हमको 4 लेयर दिखाई देती है। चारों लेयर में आप देख सकते हैं ये जो बाहर वाली मोटी लेयर होती है जो कि सुरक्षात्मक लेयर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी वाली सुरक्षात्मक लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये बाहर वाली आपको जो लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो बाहर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाहरी लेयर जो है ये कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, ये कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इस एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म लेयर जो होती है ये एक मोटी लेयर होती है। आप देख भी सकते हैं कि ये पराग कोश की सबसे बाहरी स्तर होता है यानी कि बाहरी लेयर होती है, और यह एक कोशिकीय मोटी लेयर होती है, एक ही कोशिका की बनी होती है, मोटी लेयर होती है, और यह सुरक्षात्मक परत बनाती है, ठीक है। यह अंदर वाले पार्टों को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर इसके बाद आप आएंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दूसरा भाग है वो है एंडोथीसियम, जिसको हम अंतः स्तर बोलते हैं। तो यह भी एक कोशिकीय मोटी स्तर होती है, और यह पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है, ठीक है। पराग कोश के फटने में मदद करती है कौन सी परत, एंडोथीसियम। तो ये आप देख सकते हैं कि पराग कोश की संरचना में ये जो दूसरी लेयर है, ठीक है, दूसरी लेयर जो होती है, ये जो दूसरी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली लेयर, ठीक है। ये वाली ये लेयर होती है कौन सी, ये लेयर होती है आपकी पूरी की पूरी एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम मतलब होता है अंतः स्तर, और ये एंडोथीसियम स्तर जो है पराग कोश को फटने में मदद करती है यानी कि स्फुटन में मदद करती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो तीसरी लेयर होती है वो होती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 3 लेयर होती है। मिडिल लेयर में 3 लेयर आपको दिखाई देती है, और मिडिल लेयर जो है भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने का काम करती है। और जो चौथी और आखिरी लेयर है आप देख सकते हैं, ये वाली जो चौथी व आखिरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। और ये टेपिटम जो होता है ये इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। ये विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता है, साथ ही साथ हार्मोन्स व एंजाइम्स का भी संश्लेषण करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पराग कोश की संरचना में टेपिटम की क्या भूमिका होती है, या टेपिटम के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो टेपिटम के कार्य आपको याद रखना है कि विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हार्मोन्सों व एंजाइम का संश्लेषण करना यानी कि श्रावण करना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं किसके, टेपिटम के। दोनों कार्य आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक पराग कोश जो होता है उस पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, जो कि चतुष्कोणीय होता है। 4 भाग दिखाई देते हैं, मिडिल लेयर होती है, इसमें टेपिटम होता है, एंडोथीसियम होता है, और एपिडर्मिस होती है। साथ ही बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी संरचना है, जो
द्विकोष्ठीय परागकोश होते हैं, ठीक है। द्विकोष्ठीय परागकोश की संरचना है। कभी कभी परागकोश जो है एक कोष्ठीय भी होता है, जैसे आप लोग देखेंगे चाइना रोज का जो प्लांट होता है, चाइना रोज प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि उसका जो परागकोश होता है वो एक कोष्ठीय होता है, यूनिकोष्ठीय होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें परागकोश एक कोष्ठीय होता है। तो यहां पे जो हमने परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाई है वो द्विकोष्ठीय यानी कि बाइलोब्ड जो हमारा एंथर है या परागकोश है उसकी संरचना है। तो ये संरचना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पराग कण की संरचना। क्या देखेंगे हम? पराग कण की संरचना। तो किसी भी पराग कण की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा? पराग कण की संरचना में हमको क्या दिखाई देता है? 2 लेयर दिखाई देती है। कितनी लेयर दिखाई देती है? पराग कण की संरचना में हमको 2 लेयर दिखाई देती है, ठीक है। कितनी लेयर दिखाई देती है? 2 लेयर दिखाई देती है। तो देखिए पराग कण की संरचना में एक लेयर जो होती है वो छोटी सी होती है, अंदर होती है, और फिर जो दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर जो होती है ये थोड़ा आप इसके चारों तरफ बाहरी बनाएंगे, ठीक है। ये तो किसी भी, ठीक है, तो किसी भी आप देखेंगे कि पराग कण की जो संरचना होती है, पराग कण की संरचना में आपको 2 लेयर दिखाई देती है, ठीक है। तो बाहरी वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? बाह्य चोल, ठीक है, बाह्य चोल कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या एक्साइन। वही जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतःचोल, ठीक है, अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है। बाह्य चोल हुआ अंतःचोल, ठीक है। तो बाह्य चोल को हम बोलते हैं एक्साइन और अंतःचोल को हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पराग कण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? तो पराग कण की बाहरी भित्ति जो है बाह्य चोल कहलाती है, और जो पराग कण की आंतरिक भित्ति होती है वो अंतःचोल कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पराग कण की जो बाहरी भित्ति होती है, जो बाह्य चोल होती है, ये किसकी बनी होती है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पराग कण की जो बाहरी भित्ति होती है यानी जो बाह्य चोल होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। ये क्वेश्चन आपसे कई बार, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन की जो है बाह्य चोल यानी कि जो बाहरी लेयर होती है पराग कण की वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। और जो अंतःचोल होता है ये किसका बना होता है? ये सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? ये सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। पहला कि पराग कण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है। पराग कण की बाह्य भित्ति बनी किसकी होती है? तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। पराग कण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब पराग कण की जो पूरी की पूरी बाहरी संरचना होती है, जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बाह्य चोल में इस प्रकार से कटीली संरचनाएं होती है जहां पे जगह जगह क्या होता है? इस प्रकार से छिद्र होता है। क्या होता है? जगह जगह इस प्रकार से छिद्र होता है, और इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? जर्मपोर। क्या बोलते हैं? इस छिद्र को हम बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा पराग कण की जो आंतरिक संरचना है इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इसके अंदर जो है इस प्रकार से कोशिका द्रव्य जो है यानी कि साइटोप्लाज्म जो है भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है ये भरा हुआ होता है, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है? एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो है दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इसके अंदर एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो है दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार से हेप्लॉइड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है वो दिखाई देता है। तो बस इतनी ही पराग कण की संरचना आपको दिखानी है कि पराग कण की संरचना में 2 लेयर होती है, बाह्य चोल व अंतःचोल। इनके अंदर पूरे के पूरे अंदर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है, और जो बाह्य चोल होता है ये कटीलेनुमा संरचना होती है जिसमें जगह जगह छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। बस इतनी ही आपको बनानी है पराग कण की संरचना। तो पराग कण जो होते हैं ये नर कोशिकाएं होते हैं जो विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो परागण के बाद इनका डेवलपमेंट होता है, ये अंकुरित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। पराग कण का जो अध्ययन होता है उसको हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पराग कण की संरचना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश की संरचना, ठीक है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। एम्ब्रियो सैक बोलते हैं हम इंग्लिश में, यानी कि फीमेल गमीटोफाइट्स यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। तो जब भी हम मादा युग्मकोद्भिद की संरचना की बात करते हैं तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना आपको जब भी बनाना है तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में आपको कई सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनानी होती है, ठीक है। यहां पे नीचे की ओर क्या होती है? एक ऊपर एक बड़ी सी कोशिका होती है, ठीक है,
और दो कोशिकाएं कैसी होती है, और दो कोशिकाएं जो होती है वो छोटी छोटी दो कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? छोटी छोटी दो कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गई। फिर इसके बाद आप देखेंगे ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर की ओर भी 3 कोशिकाएं होती है, और तीनों ही कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? तीनों ही कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होते हैं। ठीक है, और एक ये जो कोशिका है ये अपनी बीच वाली कोशिका है। ठीक है, ये अपनी बीच वाली कोशिका है। तो बीच वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोशिका, यानी कि सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भ्रूण कोश की संरचना की, यानी कि एम्ब्रियो सैक या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना की, तो हमेशा ही आपको याद रखना है कि एक भ्रूण कोश की जो संरचना होती है वो आपको कैसी दिखाई देती है? एक भ्रूण कोश की संरचना आपको 7 कोशिकीय दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? आपको 7 कोशिकीय दिखाई देती है। ठीक है, 7 कोशिकीय दिखाई देती है। साथ ही साथ 8 केंद्रकीय दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? 8 केंद्रकीय दिखाई देती है। तो किसी भी भ्रूण कोश की संरचना में आपको 7 कोशिकाएं दिखाई देगी और 8 केंद्रक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपकी 3 कोशिकाएं होती है ऊपर की ओर, और जो ऊपर की ओर तीनों कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं क्या? प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसको आप लोग इंग्लिश में एंटीपोडल सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। फिर बीच में यहां पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक, जिनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। फिर नीचे जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? अंड कोशिका, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं एग सेल। ठीक है, अंड कोशिका यानी कि एग सेल। फिर इसके बाद नीचे की ओर जो किनारे किनारे 2 कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका, या इनको हम बोल सकते हैं सिनरगिड सेल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम? इनको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल। ठीक है, सिनरगिड सेल। ठीक है, सिनरगिड सेल या सहायक कोशिकाएं। और ये जो बीच वाली सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी कि केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, यानी कि केंद्रीय कोशिका, यानी कि सेंट्रल सेल। तो आपको 7 कोशिकाएं देखना है, कहां कहां पे 7 कोशिकाएं होती है। तो ऊपर 3 कोशिकाएं हो गई, 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई ऊपर की ओर, और बीच में एक कोशिका हो गई केंद्रीय कोशिका, और एक हो गई हमारी अंड कोशिका। तो टोटल 4 कोशिकाएं हो गई, 5 कोशिकाएं हो गई, 3 1 4 और 1 1 5 और 2 सहायक कोशिकाएं। तो टोटल 7 कोशिकाएं नजर आती है एक भ्रूण कोश की संरचना में, और 8 केंद्रक हमको दिखाई देते हैं। तो देखिए केंद्रक कहां कहां पे होते हैं? तो इस अंड कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, सहायक कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होता है। तो 1 और 1 2 और 1 3 केंद्रक हो गए। फिर केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, तो 3 2 5 केंद्रक हो गए। और तीनों प्रतिमुखी कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से किसी भी भ्रूण कोश की संरचना में या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में हमको जो है टोटल 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक नजर आते हैं। तो ये है पूरी की पूरी जो है एक भ्रूण कोश की संरचना या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, या आप लिख सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स या एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवल डायग्राम आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 अंकों में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में लगभग यहां पे 13 इंपोर्टेंट डायग्राम आपको कवर कराए हैं। ठीक है, और वो भी डिटेल से हमने आपको कवर करा दिए हैं। कई सारे क्वेश्चन जो बनते थे इनसे वो भी हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। डेफिनेट रूप से आप देखेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। यहां से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।